क्या आज तक उस बच्ची के बॉस से इन्वेस्टिगेशन की गई? क्या आज तक जिस पुलिस ने उस बच्ची की इंटेरोगेशन की गई थी उससे पूछताछ की गई? परंतु इस केस की सच्चाई छुपाने के लिए दोनों की पुलिस मिलके कैसे इस केस को कंफ्यूज कर रही है? क्या पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने जिसने वीडियोग्राफी नहीं कराई उससे पूछताछ की गई? क्या उसको अरेस्ट किया गया? तो आखिरी बार वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बच्ची देखी गई और उसके बताए हुए तथ्य जो है वो सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में बताती है। अब ये गैर कानूनी काम है ना जो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने किया। लड़की के पिता को ये बता रहे हैं कि जब पुलिस वाले बॉडी लेने गए तो जहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी सूरजकुंड में, वहाँ बच्ची का बाप भी मौजूद था। ये एफआईआर में लिख रहा है। ये दूसरी झूठी बात कि पुलिस ने अपना काम सही से किया, वो तो कह ही रहे ना लखीमपुर खीरी में यही काम तो सही से होता है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में। मैं बात करना चाहूँगा अभिवक्ता महमूद पाचा जी से। 26 अगस्त 2021 को दिल्ली में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया जिसमें राबिया सैफी का बर्बरतापूर्वक निर्मम उनकी हत्या कर दी गई। हत्याकांड के जो साजिश का खुलासा अब तक नहीं हुआ है, उसमें एंगल में क्या क्या खुलासे हुए, सुप्रीम कोर्ट में उनके खुद वकील महमूद पाचा जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस मामले पे सुनवाई के ऊपर क्या कुछ राजनीति अब तक हो रही है और क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। और देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है जी वो ये है कि सरकारें जो हैं, विभिन्न सरकारें, वो खुद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। उनके नेता बड़े बड़े जो हैं वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, ख़ास तौर पे भ्रष्टाचार की बुनियाद पे। जो जिस प्रकार की भ्रष्टाचार देश में हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। और अगर ये अपराध SC ST और OBCs और माइनॉरिटीज़ के ऊपर होते हैं तो अपराधियों को भी ये पता होता है कि जो पुलिस और दूसरे अधिकारी हैं वो इन केसेस में न्याय नहीं करेंगे, बल्कि जो SC ST और माइनॉरिटीज़ के केसेस हैं उसमें अन्याय ही करेंगे जी। तो उनके हौसले और खुलते हैं जहाँ SC ST और माइनॉरिटीज़ की बात आती है। ख़ास तौर पे अपराध ज़्यादा करने की उनके हौसले भी बढ़ते हैं जी। ये जो आप केस बता रहे हैं संगम विहार की मुस्लिम बच्ची का जी, वो भी दो पुलिस के जो अलग अलग प्रदेशों के हैं और दोनों अलग अलग राजनीतिक दिखाने के लिए तो कम से कम अलग अलग विचारधाराओं से हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरी जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। परंतु इस केस की सच्चाई छुपाने के लिए दोनों की पुलिस मिल के कैसे इस केस को कंफ्यूज कर रही है, एक दूसरे की मदद कर रही है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि बुनियादी तौर पे जो मनुवादी मानसिकता के भ्रष्ट लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कितनी हद तक मिले हुए हैं और एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं जी। ये जो केस है दरअसल इससे देखिए आप, मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंटर्स ही देता हूँ, आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मेरा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। 25 अगस्त को जो ये लड़की है उसके बॉस के यहाँ छापा पड़ता है करोड़ों रुपए की हेर फेर का, कि जो ये सिविल डिफेंस की जो एक संस्था स्थापित हुई है जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स पे, होटलों में जाके वहाँ से छापे करके बंद कराने का, वायलेशंस करने का और मोटी उगाही कर रही है। इसकी वजह से छापा डाला पुलिस ने और उनको अरेस्ट किया जी। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन में पूरी ऑफिस के जो भी कार्यकर्ता होंगे उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया जाए। 26 तारीख को ये बच्ची जाती है अपने ऑफिस जी। और इसकी एक और सहेली जो कि जिसका सबूत हमारे पास है, वो उसकी माँ से उसी रात को जब वो उसका फ़ोन ऑफ हो गया, ये कहती है कि वो तो पुलिस के साथ इंटेरोगेशन में थी, तो वो पुलिस, मगर वो सब ठीक ठाक हो जाएगा जी। तो आखिरी बार वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बच्ची देखी गई। उसके बाद एक व्यक्ति जो है जिसको तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लड़की के चरित्र पे लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है और ये एक स्टैंडर्ड SOP जिसे कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मनुवादी मानसिकता के लोगों का। ये हर एक हमारी बच्ची के साथ यही इस्तेमाल होता है। हर एक जो हमारा व्यक्ति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी का हो, उसकी मॉब लिंचिंग होती है तो उसको ही चोर बताया जाता है। जैसे वो चूड़ी वाला केस देख लीजिए, हाथरस की बच्ची का केस देख लीजिए। ये तो एकदम सेट पैटर्न है कि बच्ची के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो उसी प्रकार के झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए एक नई कहानी गढ़ी जाती है और एक व्यक्ति 11 बजे रात को कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर करता है और एक झूठी कहानी बताता है वहाँ पे। पुलिस उसको अरेस्ट वहाँ नहीं करती,
देखिए कितनी मज़ेदार बात है, एफआईआर भी दर्ज नहीं करती कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में, और उसके बताए हुए तथ्य जो है वो सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में बताती है। अब ये गैर कानूनी काम है ना जो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने किया। एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, उससे कुछ रिकवरी करनी चाहिए थी, मोबाइल था, कुछ था, जो सबूत जो उसके पास होने चाहिए थे, अगर ये सच्ची कहानी होती जी। फिर उस रात को लड़की के घर पे क्या कालिंदी कुंज वाले पुलिस ऑफिसर्स को नहीं जाना चाहिए था जी? नहीं गए, वो रात भर बच्ची को ढूंढते रहे। अगले दिन सुबह उनके घर हरियाणा पुलिस जाती है जी, ये कह के कि हम आपकी बच्ची के बारे में कुछ जानते हैं, आप पुलिस स्टेशन आ जाए। वहाँ पुलिस स्टेशन जाके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पहली बार बच्ची का बताया जाता है करीब दोपहर के आसपास कि आपकी बच्ची की हत्या हो गई जी। अब तीसरी चीज़ जो सूरजकुंड की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है वो बताती है कि जो बच्ची का पिता है उसने उसका नाम ही लिया है, जो व्यक्ति 11 बजे रात को वहाँ पेश हुआ था जी। अब इनको तो पता ही नहीं था तब तक, एफआईआर के टाइम तक, जो एफआईआर का टाइम दिखा रहे हैं। दूसरा, लड़की के पिता को ये बता रहे हैं कि जब पुलिस वाले बॉडी लेने गए तो जहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी सूरजकुंड में, वहाँ बच्ची का बाप भी मौजूद था। ये एफआईआर में लिख रहे हैं, ये दूसरी झूठी बात जी। तीसरा, फिर जो इसका पोस्टमार्टम हुआ है जी, वो बगैर वीडियोग्राफी के हुआ है और उसमें पूरी जो इंजरीज थी वो भी नहीं लिखी गई हैं जी। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि एक बड़ा जो घोटाला जिसमें बहुत बड़े करोड़ों रुपए के पैसे इन्वॉल्व थे, उसके इन्वेस्टिगेशन में ये लड़की इन्वॉल्व थी। आखिरी बार पुलिस के साथ देखी गई थी, इसके बॉस की भ्रष्टाचार की केस चल ही रहा था उस वक़्त। और उसके बाद जिस प्रकार से जो मीडिया सेल है आम आदमी पार्टी का जी, और जो एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के, जिस तरीके से इस लड़की के चरित्र के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये कहानियाँ फैलवा रहे हैं जी, ताकि पब्लिक सपोर्ट जो है वो कम हो जी। मीडिया जो असली मीडिया, मैं तो आप ही लोगों को असली मीडिया मानता हूँ, जो क्रिमिनल मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो तो क्रिमिनल्स हैं, उनके बारे में तो बात ही करना बेकार है। जो आप भी मीडिया हैं उसका भी जो इस केस की सच्चाई को ढूंढने के लिए जो एफर्ट्स चल रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो उसमें आम आदमी पार्टी के खुद मुस्लिम एमएलए लगे हुए हैं, कोई ओखला का एमएलए लगा हुआ है जो सब लोगों को ये मैसेज कर रहा है। दूसरे मुस्लिम लोग उनकी जो पार्टी के हैं वो इस गलत फहमी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इंटरेस्ट आ गया आम आदमी पार्टी का एकदम इसमें कि इसके पीछे लग जाएं कि ये बच्ची का चरित्र हनन करने के लिए पूरी कोशिश की जाए। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसमें वो जो नज़र आ रहा है वो नहीं है, बल्कि पुलिस इस केस में कुछ छुपा रही है, कुछ सच्चाई निकालने की कोशिश नहीं कर रही। कह रही कि हमने अपना काम मुस्तैदी से किया है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, पुलिस तो मुस्तैदी से लखीमपुर खीरी में भी बहुत मुस्तैदी से काम कर ही रही है। उसी मुस्तैदी से ये हाथरस में भी काम किया था, उसी मुस्तैदी से दूसरे सभी जगह जो ये नांगल की बच्ची गिरफ्तार तो किया है ना। आज सुनवाई हुई कोर्ट में, क्या कुछ हुआ वो बताइए जरा सा। नहीं, अभी कोर्ट में ये मैटर आने वाला है, इसीलिए हम बता रहे हैं ना, क्योंकि 2 स्टेट्स को इन्वॉल्व किया तो हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा समय लगता है, तो अभी वो हियरिंग पे नेक्स्ट वीक आएगी, तब हम आपको बता पाएंगे। मगर मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ कि पुलिस ने अपना काम सही से किया। वो तो कह ही रहे ना लखीमपुर खीरी में, यही काम तो सही से होता है। जो आस्थाना साहब ने और जो गुजरात के जो हमले हुए, जो वायलेंस हुआ गुजरात का, उसमें जो दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जेलों में रह के आए हैं, वो सही काम ही करते हुए तो रह के आए हैं। उसी प्रकार का सही काम इस केस में भी किया जा रहा है। उसी प्रकार का सही काम जो है नंगल जो हमारी वाल्मीकि बच्ची के साथ हुआ था, उसमें भी पुलिस ने सही काम किया। उसी प्रकार का जिसमें इस तरह प्रकार का किया, उसी बच्ची के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए गए, और उसी प्रकार की इंसाफ से सही कार्रवाई जो यूपी एटीएस है, जो कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम साहब के यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो भी एक सही कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके बारे में अभी चीफ जस्टिस भारत के, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, जो बात हम कह रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है अभी पिछले से पिछले हफ्ते क्या। और एक छत्तीसगढ़ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनकी जब वो बेल सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो पुलिस के अधिकारी हैं जो अपने सरकारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पे राजनीतिक दबाव में या दूसरे लालचों में जो काम कर रहे हैं वो एकदम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। ये तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस जी अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में एक निगरानी कमेटी बनाएं कि इस प्रकार के राजनीतिक दबाव में या लालच से पुलिस के अधिकारी जो है अपराध ना करें इस तरह के, ताकि वो बाद में जेलों में ना जाएं, तो ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। जो बात हम कह रहे हैं उसी को डिट्टो वो कह रहे हैं।
तो पुलिस उसी तरह का काम कर रही है जिसमें वो जेल जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि पॉलिटिकल दबाव है पुलिस पर, पुलिस प्रशासन पर? पॉलिटिकल दबाव और लालच, दोनों दबाव या लालच होते हैं, जिसकी सच्चाई जब ही पता लगती है जब न्यूट्रल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। जो मैंने आपके सामने सवाल रखे हैं, क्या आज तक उस बच्ची के बॉस से इन्वेस्टिगेशन की गई? क्या आज तक जिस पुलिस ने उस बच्ची की इंटेरोगेशन की गई थी उससे पूछताछ की गई? क्या पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने जिसने वीडियोग्राफी नहीं कराई उससे पूछताछ की गई? क्या उसको अरेस्ट किया गया? तो ये सब सवाल हैं जो इस केस में साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि वो कितनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई जो है अपराध के दायरे में आती है। ये जो अगर झूठी कार्रवाई की जाती है या तोड़ मरोड़ के कुछ लोगों को बचाने के लिए या लालच में जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वो धारा 166A है आईपीसी की। वो सारे पुलिस अधिकारी जो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह के अपराध करते हैं उसे ध्यान से पढ़ लें। सेक्शन 190 से लेके और सेक्शन 210 तक भी भारतीय दंड संहिता का दंड आईपीसी का पढ़ लें ध्यान से, तो उनके काम आएगा। ये सब अपराध हैं, कृपया करके अपराध ना करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है ड्यूटी करने से पहले, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले, उसका पालन करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।